जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 11 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीबीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है यूपीपीसीएस के लिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, बीबीएससी के लिए। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके तुरंत बैच को ज्वाइन करें। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी यहां पर करवाई जाती है। सो ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं और इंस्टाग्राम का पेज है, इनको फॉलो कर लीजिए। यहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी और हमारे लेक्चर्स की भी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। आज कौन से टॉपिक्स इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यार, आपको पता है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, इसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि तूफान जो है वो समुद्र में बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, जिसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं या फिर हम लोग टाइफून बोलते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नेशनल हेल्थ अकाउंट और पब्लिक हेल्थ पर क्या एक आर्टिकल आया है। हालांकि कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था पब्लिक हेल्थ अकाउंट्स को लेकर एक आर्टिकल, तो वही सिमिलर टाइप का ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसराइल और हिजबुल्लाह का कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी समय से चल रहा है। फिर डीआरडीओ की डीप टेक इनिशिएटिव एक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आज की डेट में साइक्लोन्स काफी तेज हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंटली हम लोग को साइक्लोन नजर आ रहे हैं। एक टाइफून है जिसका नाम है यागी 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 टाइफून, ये नाम याद रखना। ये मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग को देखने को मिला है 2024 में एशिया में, जिसने हिट किया है। इसके कारण कुछ कंट्रीज है, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, इसके अंदर बहुत बुरी स्थिति हुई है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। फिर एक टाइफून हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसका नाम है बेबिनगा, टाइफून बेबिनगा। ये चाइना के अंदर हम लोग को जियांगसू प्रोविंस देखने को मिल रही है, वहां पर इसने हिट किया है। और इसके कारण से वहां पर टोरेंशियल रेन्स हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि बहुत मूसलाधार बारिश जो है वो हुई है, काफी पावरफुल विंड्स आई हैं और बुरी तरह से वहां से लोगों को जो है वो हटाया गया है। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से साइक्लोन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पावरफुल भी होते जा रहे हैं और लगातार देखने को जो है वो मिल रहे हैं। और ये किस कारण हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है, यू नो द रीजन, क्लाइमेट चेंज के कारण ये चीज हम लोग को देखने को मिली है, जिसमें टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ही, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें आपको पढ़ना ही है, ये टॉपिक है साइक्लोन का। तो आपको पता है कि टेम्परेचर लेवल जब हाई होता है तब ऐसी स्थिति जो है वो डेवलप होती है, जिसके कारण से समुद्र में तूफान हम लोग को देखने को मिलते हैं कि आते हैं। अब टाइफून्स के बारे में बात करें और साइक्लोन्स के बारे में बात करें तो कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। टाइफून जो है वो टिपिकली ये एक प्रकार के साइक्लोन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें विंड की स्पीड जो होती है 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर होती है। ये तूफान जो होते हैं वो ओशियन पर जो है इक्वेटर के नजदीक जो है डेवलप होते हैं और वार्म मॉइस्ट एयर जो है उसके कारण से बढ़ते चले जाते हैं। ये साइक्लोन जो है, इसमें हम लोग को इनवर्ड एयर सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है और एक लो प्रेशर एरिया जो है वो उसके आसपास के एरिया में देखने को मिलता है, राइट। और एयर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करती है साउथ हेमिस्फीयर में। तो ये बेसिक फैक्ट्स है, जब आप साइक्लोन के टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना ही है। फिर टाइफून जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना के सी में और पैसिफिक ओशियन पे बनते हैं। देखो ये अलग अलग नाम है कि अलग अलग जगह पर तूफान के अलग अलग नाम है, राइट। जैसे टाइफून हो गया तो ये साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हुरिकेन जो है वो कैरिबियन वाला यानी कि अमेरिका वाला, राइट, एरिया, उस क्षेत्र में हुरिकेन हम लोग बोलते हैं। टॉर्नेडोज भी हम लोग उसी क्षेत्र में जो है वो बोलते हैं, साउथ यूएसए और वेस्ट अफ्रीका वाले क्षेत्र में। गुनी आइलैंड जहां पर हम लोग को देखने को मिलता है उस क्षेत्र में इसको टॉर्नेडो जो है वो नाम दिया गया है। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में जो है वो नाम दिया है, विली विली ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशियन रीजन को जो है वो अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग हमारे यहाँ पर जो भी इस प्रकार का तूफान आता है उसको हम लोग साइक्लोन जो है वो कहते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट पेयर में आ ही जाता है। तो साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली, यहाँ पर जो टाइफून यागी आया है जिसके बारे में भी हमने चर्चा करी, तो बताया जा रहा है कि अभी तक का ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन नजर आया। इसने बहुत सारे एरिया, फिलीपींस, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पर बुरी तरह से जो है वो तबाही मचाई है। फिर ऐसे ही एक टाइफून हम लोग को देखने को मिला, शेंशन। तो शेंशन टाइफून जो है इसने जापान में हिट किया और वहां पर बहुत बारिश हुई, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। फिर टाइफून बेबिंका, तो ये तो हमने डिस्कस किया ही है कि चाइना के अंदर जो है उसने बुरी तरह से हिट किया है, पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है।
फिर क्या कारण होते हैं जिसके चलते हम लोग को देखने को मिलता है कि टाइफून या साइक्लोन जो है वो इतनी तीव्र हो जाते हैं, इतने तेज हो जाते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं। तो टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बोल दो आप, या फिर बोल दो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण से सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और एनर्जी जो है वो मिलती जा रही है टाइफून को या साइक्लोन्स को या तूफान को। और उसी के चलते हम लोग को रेगुलर बेसिस पर फ्रीक्वेंटली और बहुत ही पावरफुल साइक्लोन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पानी जितना गर्म करेगा ये एनवायरमेंट, उतना इंटेंस जो है वो या उतना खतरनाक जो है वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सब जो तूफान होते हैं इनको पावर किससे मिलती है? तो इनको पावर मिलती है वार्म से, गर्म से, मॉइस्ट हवा से, कि हवा में मॉइस्चर होना चाहिए। और ये ऐसी चीज होती है जो उनकी पावर और उनकी ड्यूरेशन दोनों को जो है वो बढ़ा देती है। फिर कई बार हम लोग को एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट? जैसे वॉकर सर्कुलेशन जो होता है वो भी अफेक्ट करता है टाइफून की फ्रीक्वेंसी को। और ये चेंजेस जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस प्रकार से ये तूफान जो है वो डेवलप करेंगे और मूव करेंगे अक्रॉस रीजन, यानी कि पूरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो आए हैं। फिर एल नीनो ला नीना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके चलते साइक्लोन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं कि अफेक्ट होते हैं। एल नीनो के समय पर पानी जो है वो गर्म होता है और वो वेस्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया में ये देखने को मिलता है। और लानीना जो है वो बढ़ा देता है साइक्लोन को वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र में। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। एल नीनो वाले साल में हमारे इंडिया की तरफ जो है वो साइक्लोन बनेगा। लानीना वाले साल में वेस्टर्न पैसिफिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, चिले वगैरह की बात करें, तो वहां पर साइक्लोन डेवलप जो है वो होगा। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो जब बढ़ता है, यानी कि हवा के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, तो उस समय भी हमें देखने को मिलता है कि तूफान जो है वो डेवलप होता है। फिर साउथ ईस्ट एशिया की लोकेशन जो है, यहाँ पर वार्म पैसिफिक करंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि एक हॉटस्पॉट बना देते हैं टाइफून को बनने के। यहाँ पर लंबी लंबी कोस्ट लाइन हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है, ये बेसिकली वल्नरेबल है, काफी इसकी चपेट में आ सकते हैं और बहुत बुरी स्थिति इनकी हो सकती है, राइट? और होती ही है। फिर इसके अलावा आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मरीन हीट वेव्स लगातार हम लोग को नजर आ रही है। क्लाइमेट चेंज जो है उसके कारण मरीन हीट वेव्स देखने को मिल रही है। समुद्री क्षेत्र में जो है हम लोग को बहुत तेज हीट वेव देखने को मिल रही है, जिसके कारण से ओशियन जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब ओशियन के अंदर गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और गर्मी बढ़ने के कारण तूफान की एक्टिविटीज बढ़ रही है। लैंड सी टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वीक हो रहा है, राइट? क्लाइमेट चेंज जो है वो अफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट को लैंड और सी के बीच में, जिसके कारण से तूफान जो है वो जमीन पर भी ज्यादा लंबे समय तक जो है वो रह पा रहे हैं, एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कि तूफान जैसे ही जमीन पर हिट करता है, तूफान की डेथ हो जाती है, मतलब तूफान फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसकी लाइफ खत्म। बट अभी क्या हो रहा है, जमीन पर भी टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण उसको लगातार जो है वो मिलता रहता है पावर, और वो लॉन्ग मतलब थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाता है। फिर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है, तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण। कोस्टल इकोसिस्टम जो है वो मैंग्रोव्स हट रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि मैंग्रोव्स जहां पर लगे होते हैं तो वो मैंग्रोव्स भी हेल्प करता है तूफान को रोकने में, पता है आपको? तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब हट जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि तूफान का डैमेज जो है वो काफी ज्यादा होगा। नेचुरल बफर लॉस हो रहे हैं, जो मैंने भी आपको बताया, ये सब नेचुरल बफर का काम करता है, जैसे कि मैंग्रोव्स हो गया, ठीक है? तो आगे क्या करना चाहिए? तो भाई देखो, आज की डेट में टाइफून की इंटेंसिटी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो हमें इंटरनेशनली जो है वो बैठक करने की आवश्यकता है और किस प्रकार से इस डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करें, राइट? तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें अथॉरिटीज को, सिविल सोसाइटीज को जो है वो एक साथ लाना पड़ेगा, राइट? जिससे कि समय रहते हुए हम लोग स्थिति को जो है वो संभाल सके। हमें क्लाइमेट चेंज जो है, ऑब्वियस ही बात है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये पूरी चीजें हो रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने पर हमें फोकस करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ना हो, उस पर हमें कदम उठाने पड़ेंगे, राइट? और वो भी काफी तेजी से। फिर नेचुरल बफर लगाओ, जैसे कि मैंग्रोव्स वगैरह लगाओ कोस्टल एरियाज में, क्योंकि मैंग्रोव्स जो है वो बचा लेते हैं तट क्षेत्र को, कोस्टल एरिया को साइक्लोन की उससे, कहर से आप कह सकते हो, राइट? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। इसमें आप टाइफून यागी याद रखिएगा। टाइफून यागी जो है वो कहाँ पर हिट किया है इसने, सबसे मोस्ट पावरफुल ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग को देखने को मिला था म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड में इसने हिट किया है टाइफून
बेबिंका चाइना के अंदर हमें देखने को मिला, ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे। टाइफून इसको पैसिफिक ओशियन चाइना सी में बोला जाता है। हुरिकेन इसको बोलते हैं ये कैरेबियन वाले क्षेत्र में। टॉर्नेडो जो है वो कहा जाता है वेस्ट अफ्रीका और यूएसए वाले क्षेत्र में, साउथ सदर्न यूएसए, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और इंडियन ओशियन रीजन पे कोई भी ऐसा तूफान आता है तो उसको साइक्लोन ही हम लोग कहते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। एक और टाइफून आया था शैनशैन, ये भी जापान का टाइफून हम लोग को देखने को मिला था। फिर इसके अलावा टाइफून क्यों होते हैं तो उसके कारण हमने जो है वो काफी सारे जाने, जिसमें एक एल नीनो ला नीना भी मेजर कारण है। राइट, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, और वॉकर सर्कुलेशन में भी अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो भी साइक्लोन जो है वो उसको इंटेंसिटी जो है वो मिलती है। तो ये फैक्ट्स हमने जो है वो डिस्कस किए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ अकाउंट और पब्लिक हेल्थ के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है नेशनल हेल्थ अकाउंट। ये 2 सालों के लिए रिलीज हुई है, 2020-21 और 21-22 के लिए। ये टॉपिक तो रिपीट हो गया, कल ही हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक को, कल या परसों। ये हमें देखने को मिला है कि इंडिया की हेल्थ केयर स्पेंडिंग पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने खर्चे जो है वो ज्यादा किए हैं। राइट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो गया है। पूरे दुनिया भर में सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है, यानी कि इंश्योरेंस वगैरह। तो ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, एज इट इज पूरा लेक्चर रिपीट हो गया है ये वाला। तो ये आंकड़े वगैरह आप लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो गया, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको। और गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर सेक्टर में जो है वो बड़ा है, और सोशल सिक्योरिटी पर सरकार ने खर्चा करना शुरू किया, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम वगैरह। ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, राइट, जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब देखो, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। इस टॉपिक के अंदर पहले हम पढ़ चुके हैं, बट ये टॉपिक के अंदर जैसे नेशनल हेल्थ मिशन हुआ, आयुष्मान भारत हुआ, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम हुआ, और जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हुआ। ये 4 स्कीम्स से रिलेटेड आज आप नोट्स जो है वो बनाएंगे। स्कीम के बारे में सर्च करिए, थोड़ा सा पढ़िए और नोट्स बनाइए, ये आपका आज का टास्क है। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कौन सी होती है गाइस? कोई मेरे कमेंट बॉक्स में इनके बारे में लिखकर बता सकते हैं 2 लाइन में बस। स्पेशल कोर्ट्स होती हैं ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो जुडिशरी के ऊपर से बर्डन को रिड्यूस करना, और कुछ मामलों में एक्सपीडिशन करना केसेस का, यानी कि तेजी से केसेस जो है वो रिजॉल्व करना, इसलिए इसका नाम रखा गया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो इंडिया के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश की गई थी जुडिशियल ब्लॉकेज को एड्रेस करने के लिए। मतलब इतना भारी लोड जो है जुडिशरी के ऊपर, केसेस इतने पेंडिंग है, उस लोड को कम करने के लिए। बट अभी देखा जा रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से ऑपरेट जो है वो नहीं कर पा रही है, काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि केस जो है, जैसे हीनियस क्राइम से रिलेटेड, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, राइट, यानी कि जो काफी ऐसे अपराध हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं जो काफी गंभीर होते हैं। तो ऐसे अपराध जल्दी जल्दी, मतलब इस पर केस जो है वो कंप्लीट हो, इसके लिए कोर्ट जो है वो लाया गया, इस्टेब्लिश किया गया। बट उनके नंबर और एफिशिएंसी जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट, यही हमें जानना है। बताया जा रहा है कि 907 हम लोग को 2020 में देखने को मिली थी ये कोर्ट्स, और 2023 में 832 हुई हैं। मतलब कि कोर्ट जो है वो कम हो गई हैं, बैठक इसकी कम हो रही है। तो बैकग्राउंड क्या है और स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्सुअल ऑफेंस और जो भी क्राइम्स हम लोग को देखने को मिलती है महिला और बच्चों से रिलेटेड होते हैं, तो जिसमें फटाफट ट्रायल जो है वो फिनिश हो, तो इसीलिए ये कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। क्योंकि कन्वेंशनल जो नॉर्मल कोर्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर ऑलरेडी इतने सारे मामले पेंडिंग रहते हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि ये स्पेशल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश की गई। ये इनिशिएटिव जो है वो 2019 में लाया गया, और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत, जिसमें सीवियर पेनाल्टीज जो है उसका प्रोविजन शामिल था, जैसे कि डेथ पेनाल्टी हुई रेप केसेस के लिए, और स्कीम जो है बाद में एक्सटेंड कर दी गई 2026 तक। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो इनिशियली फोकस करती है सेक्सुअल ऑफेंस, स्पेशली पॉस्को कानून के तहत, राइट, जिसके तहत कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और इसके अलावा इसके पोटेंशियल के बावजूद भी आज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बेहतर तरीके से काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारी स्टेट्स के अंदर चैलेंजेस देखने को मिल रहा है कि ये कोर्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, राइट। ठीक है, हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो उसको दिए जा रहे हैं, नॉर्मल केसेस नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसी भी चीजें हम लोग को कई बार देखने को मिल रही। काफी सारी राज्य जैसे कि ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज। और दूसरी जगह जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर सक्सेसफुल हम लोग को देखने को मिल रही है ये सब कोर्ट्स। इवन उस रीजन में जहां पर कोर्ट्स है वो फंक्शन कर रही हैं, राइट, जहां पर केस की वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है, तो ये भी एक कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इशू है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। नेक्स्ट, काफी सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर नेसेसरी रिसोर्सेज है ही नहीं, राइट? संसाधन ही है ही नहीं, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, जिसके कारण और भी डिले होता जा रहा है और सिस्टम की एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज हम लोग को देखने को मिल रहा है। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि जजेस अवेलेबल नहीं है, राइट? ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जजेस और स्टाफ जो हम लोग को देखने को मिलने चाहिए, तो वो सेंसिटिव केसेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें, ऐसा उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा उनके पास पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जो व्यवस्था नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो और भी काफी सारे केसेस हैंडल कर रही है, जिसके कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर भी बर्डन आ गया है, राइट? तो इसलिए और भी डिले होता जा रहा है चीजें। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट को लाया गया था कि मेन कोर्ट से बर्डन को दूर करने के लिए, अब इसमें भी बर्डन आ रहा है, तो अब क्या दूसरी कोर्ट लेके आए? तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं, असमानताएं हैं, राइट? जैसे कि अभी हमने देखा कि यूपी में सही चल रहा है सिस्टम, बाकी दूसरी जगह मध्य प्रदेश वगैरह में नहीं चल रहा, ठीक है? तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो फेस कर रही है। कुछ स्टेट के अंदर बेहतरीन उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सके, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, बट दूसरी जगह पर ऐसा नहीं हो रहा है, राइट? यूनिफॉर्मिटी हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है स्टैब्लिश करने में और मेंटेन करने में इन सब कोर्ट्स की। इसका मतलब ये है कि जो विक्टिम, जो हम लोग को पीड़ित जो हम लोग को देखने को मिलता है कुछ स्टेट्स के अंदर, उनको समय पे न्याय नहीं मिल पाता, ये एक इशू है। अब हमें देखने को मिला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो 2018 और 2020 के बीच में जो है वो ऑपरेशनल कोर्ट की अगर बात करें तो उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला 2020 के बाद, और काफी सारी स्टेट्स ने ये चैलेंज जो है वो फेस किया। 699 कोर्ट्स थी 2018 में, नंबर बढ़ा 2020 तक 907, फिर घट गया 2023 में 832 हो गया। तो क्या क्या इशूज है? इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करो। स्टाफ होना चाहिए प्रॉपर स्पेशलाइज, तो उस पर जो है वो काम करना जरूरी है। फिर स्कोप जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का कि वो और भी केसेस को हैंडल कर सके, उसको एक्सपेंड करो, जिससे कि रेगुलर कोर्ट्स के ऊपर बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाए, बट एक्सपेंड करने के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्टाफ को भी बढ़ाना जो है वो काफी जरूरी है। तो हम लोग का मेन टॉपिक जो था वो यही था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। तो आपको बस चैलेंजेस जो है वो पता होने चाहिए, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन अवेलेबल नहीं है, राइट? हर स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ प्रॉपर ट्रेन नहीं है, राइट? ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो काफी बर्डन जो है वो फेस कर रही है, राइट? तो ये इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को रहे, तो उसको अगर मामले दिए जाए तो प्रायोरिटाइज करके बेहतर मामले दिए जाए एक्सपीडिट करने के लिए केस को, कि ट्रायल जो है जल्दी जल्दी खत्म हो सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है इजराइल हिजबुल्लाह का टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली फिर से इजरायली फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच में हम लोग को जो है वो कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया। इजरायली फोर्स जो है वो कंटिन्यूअस अटैक जो है वो कर रही है लेबनान के ऊपर, जिसके कारण हम लोग को देखने को मिला कि हंड्रेड्स की डेथ हुई है, और हिजबुल्लाह जो है वो इसको रिटेलिएट जो है वो लगातार करती जा रही है, यानी कि रिप्लाई इसराइल इसराइल के का जवाब दे रही है उसकी मिसाइल्स का। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत पुराना है, 1980s के समय पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दोनों ने ही मिलिट्री एंगेजमेंट करना शुरू किया, इसराइल और हिजबुल्लाह ने, राइट? और पर्टिकुलरली इसके अंदर ईरान जो है वो इन्वॉल्व है, और उसका सपोर्ट हिजबुल्लाह की तरफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये देखो, इजराइल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, जहां पर 7,50,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन अरब्स को जो है वहां से हटाया गया, और काफी सारे ऐसे रेफ्यूजीज जो थे वो सदर्न लेबनान में आकर जो है वो सेटल हो गए, और 1960s और 1970s के समय पर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया, और उसने अपना बेस जो है वो सदर्न लेबनान में जो है वो स्टैब्लिश कर दिया, और फिर वहां से लगातार ये पीएलओ जो है वो अटैक करना शुरू करता है इसराइल के ऊपर, राइट? 1960s 1970 से इसराइल ने भी रिस्पॉन्ड किया 1978 1982 में, जिसके कारण से स्टैब्लिश होता है हिजबुल्लाह 1982 में, और ईरान के सपोर्ट के साथ इसराइल को काउंटर करने के लिए। तो अभी तक आपने यहाँ पर जितना मैंने भी आपको बताया, आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए कि हिजबुल्लाह बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसराइल को पसंद नहीं करता है, इसराइल के एग्जिस्टेंस को ही पसंद नहीं करता, और हिजबुल्लाह को जो है वो सपोर्ट करता है ईरान, और वो कंटिन्यूअसली जो अटैक कर रहा है किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। अच्छा, ये पूरा मामला जो था ना, ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है, और दूसरा एक रिलीजन को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है, पता है आपको? जब आप इसराइल के एस्टेब्लिशमेंट को समझोगे कि इसराइल कैसे बना है, तो इसराइल में यानी कि इस टेरिटरी के अंदर आए थे ज्यूज, जो ब्रिटिशर थे जिनको छोड़ा था, ज्यूज यहूदी लोग, और ये जब यहाँ पर आकर स्टैब्लिश हुए थे
तब इस क्षेत्र में पूरे पैलेस्टीनियंस थे, अरब पॉपुलेशन थी, इस्लामिक पॉपुलेशन थी। इनको चंद ज्यूज ने मिलकर पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में जो है वो कर लिया, और कुछ ही एरिया ऐसा बना बच बच गया जहां पर इस्लामिक पीपल रह रहे हैं। तो ज्यूज ने पूरे एरिया पर कंट्रोल कर लिया, और इसराइल छोटी सी कंट्री और इतनी स्ट्रांग कंट्री कि उसके आजू बाजू हर तरफ दुश्मन है, और हर तरह तरह से वो लड़ती रहती है। और आज की डेट में सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस फोर्स जो है इसराइल के पास है। क्या मुझे बता सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पे रॉ चलती है, वैसे ही इसराइल के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस फोर्स है, उसका क्या नाम है? बहुत बहुत पावरफुल है इसराइल की फोर्स। ये माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, इंटेलिजेंस फोर्स। तो लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता ही आ रहा है जब से इसराइल का एग्जिस्टेंस हुआ है। और हिजबुल्लाह चाहती है कि ये इसराइल पूरी तरह से जो है वो खत्म हो जाए। यहां पर जो इनका कंट्रोल था पैलेस्टीनियंस का, वो पूरा कंट्रोल वापस से फिर से एस्टैब्लिश हो जाए। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो 1980s के अंदर हमें देखने को मिला कि हिजबुल्लाह ने जो है वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपना ली और टारगेट किया इजरायली फोर्स को और उसके फ्रेंड्स को लेबनान के अंदर। फिर हिजबुल्लाह ने जो है वो यूएसए के ऊपर और फ्रांस के ऊपर भी जो है वो अटैक किया 1983 में, जिसके कारण कैजुअलिटी और बढ़ गई। 1966 में इजरायली फोर्स ने ऑपरेशन ग्रेप्स जो है वो ग्रेप्स ऑफ वॉर्थ लॉन्च किया, जिसके कारण मेजर सिविलियन कैजुअलिटी भी हम लोग को देखने को मिली, और सपोर्ट जो है वो हिजबुल्लाह को जो है वो और मिलना शुरू हो गया। राइट। फिर 2000 तक इसराइल इसराइल ने जो है वो सदर लेबनान से अपने आप को जो है वो हटा लिया, बट कंटिन्यूली इसने जो है वो कुछ कुछ क्षेत्र में जो है वो अपना कब्जा करना शुरू किया। और फिर वॉर भी हुए, 2006 में एक वॉर हुआ जिसके कारण हाई कैजुअलिटी दोनों साइड हम लोग को देखने को मिली। फिर लेबनी सिविल वॉर जब होता है तो उस समय हिजबुल्लाह जो है उसने लेबनीज पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में किया और मिलिट्री को अपनी कंटिन्यू रखा। उसने स्टैब्लिश किया एक अच्छा नेटवर्क, और जिसके चलते शिया पॉपुलेशन के बीच में हिजबुल्लाह को जो है वो सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो है वो फर्दर 2006 के वॉर में देखने को मिली, जिसमें हमें देखने को मिला कि इजरायली इसराइल बहुत प्रयास कर रहा था, उसकी मिलिट्री बहुत प्रयास कर रही थी, उसके बावजूद भी दोनों तरफ इक्विवेलेंट लॉस हम लोग को देखने को मिले। यानी कि जितना नुकसान इसराइल ने हिजबुल्लाह का किया, वैसे ही सेम सिमिलर नुकसान जो है वो हिजबुल्लाह ने इसराइल का भी किया। सीरियन सिविल वॉर में भी ये लोग इन्वॉल्व थे 2012 से। राइट। फिर अक्टूबर 2023 में हिजबुल्लाह जो है उसने गाजा कॉन्फ्लिक्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट करना शुरू किया। राइट। इन्होंने रॉकेट जो है वो लॉन्च किए थे लास्ट ईयर। इजरायली फोर्स जो है वो नॉर्थ बॉर्डर बॉर्डर जो है उसकी लेबनान के साथ वहां पर एकत्रित हुई, और वहां पे जो है वो फिर से इसने ग्राउंड क्षेत्र में इन्वेड करना शुरू कर दिया, यानी कि जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह एक शिया मिलिटिया हम लोग को देखने को मिलती है और एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने भी आपको बताया। और इसका फाउंडेशन हुआ था लेबनीज सिविल वॉर के दौरान। इसका पॉलिटिकल आउटफिट का फॉर्मेशन हुआ था मेनली। बाकी 1982 में जो है उसका फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका था एक छोटे से ग्रुप के तौर पर इसराइल को काउंटर करने के लिए, बट लेबनीज सिविल वॉर के दौरान ये इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और पॉलिटिकल एरिया में जो है वो एक्टिवेट हो गई। ठीक है। फिर ओवर द इयर्स हिजबुल्लाह जो है ये वन ऑफ द मोस्ट हेवीली आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है अपनी गोरिल्ला टैक्टिक्स के लिए और रॉकेट कैपेबिलिटीज के लिए। हिजबुल्लाह एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेबनीज पॉलिटिक्स के अंदर, और रिप्रेजेंट करती है ईरान की ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इस क्षेत्र में, क्योंकि ईरान इसको कंप्लीटली सपोर्ट करता है और स्टार्टिंग से ही। अब एथिकल पर्सपेक्टिव जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या है, तो ये थ्योरी जो है ये बताती है कि वॉर कैन बी मॉरली जस्टिफाइड इन स्पेसिफिक सिचुएशन। कुछ सिचुएशन जो है जैसे कि सेल्फ डिफेंस या एट्रोसिटी को, अत्याचार को रोकना, उस दौरान तो जंग तो होगी होगी। राइट। तो बोलते हैं कि जंग जो है वो कई सिचुएशन में जस्टिफाइड होती है। बोला जाता है कि नहीं यार, जंग जरूरी है और सही है। क्यों? जब किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो या किसी को अपने अपने आप को बचाना हो। इसराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसी चीज पर जो है वो अक्सर इसका डिबेट होता है कि दोनों ही क्लेम करते हैं कि भाई दोनों अपनी अपनी जगह जो है वो सही है और फिर लड़ रहे हैं। फिर रियलिज्म रियलिज्म ये सजेस्ट करता है, यथार्थवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वॉर इज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है? जस्ट वॉर थ्योरी कि भाई जो वॉर जो है वो जस्ट है, फेयर है। रियलिज्म रियलिज्म यथा यथार्थवाद ये सजेस्ट करता है कि वॉर एक टूल है स्टेट क्राफ्ट का, यानी कि राज्य का क्या है, टूल है। शासन अगर आपको करना है तो एक जरिया है वॉर,
और मॉरल कंसिडरेशन शुड नॉट कॉन्स्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एफर्ट। भाई आप अगर आपको अपने राज्य को बचाना है तो आप अगर मॉरली होगे, दया करोगे, तो फिर आपका राज्य बच नहीं पाएगा, आपको जंग तो करनी पड़ेगी। ये रियलिज्म बोलता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी इसी लेंस से जो है वो देखा जा रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ही बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें तो अपनी अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, नेशनल इंटरेस्ट को, तो हम तो लड़ेंगे बॉस। नेक्स्ट है पैसिफिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, शांतिवाद। तो पैसिफिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि सभी प्रकार का वायलेंस इंक्लूडिंग वॉर, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पर फोकस करना चाहिए। तो ये जो है वो एक आइडियोलॉजी ऐसी चलती है जिसमें कहा जाता है कि नहीं भाई, मतलब जंग जो होती है उसमें बहुत सारे जो आम जनता होती है, बेकसूर लोग होते हैं, वो फालतू उसमें पिस जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहते हैं पैसिफिस्ट लोग कि भाई नहीं, आप जो भी रिजॉल्व करो डिप्लोमेसी के थ्रू रिजॉल्व करो सिचुएशन को, और मतलब ठीक करो, आप शांति लेकर आओ। तो ये तीन प्रकार की आइडियोलॉजी है इस टॉपिक के अंदर। ये तीन आइडियोलॉजी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमने ओरिजिन कैसे हुआ था इसराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसका, तो हमने देखा 1948 जब से इसराइल एस्टेब्लिश हुई है तब से ही यहाँ पर स्थिति इसराइल के अंदर काफी खराब हुई है। यहाँ पर एक 6 डेज वॉर करके भी हुआ था 1967, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। उस वॉर के दौरान भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि बहुत भयानक जो है वो बैंड बजी थी। बट उस 6 डेज वॉर में इसराइल ने सबको दिखा दिया था कि इस क्षेत्र में इसराइल जो है वो, उसके आसपास सभी दुश्मन है, बट फिर भी इस क्षेत्र में वो टिक के रह सकता है, वो भी बाप बन के। एनीवेज, तो ये चीजें और ये बेसिकली आइडियोलॉजीज हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। डीआरडीओ की डीप टेक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रही है। डीआरडीओ ने जो है वो लॉन्च किया एक इनिशिएटिव जिसमें फोकस किया जा रहा है उभरती हुई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर। 1 लाख करोड़ कॉर्पस जो है वो उसमें अनाउंस किया गया है 2024-2025 बजट के लिए। और ये इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली 5 हाई वैल्यू डीप टेक प्रोजेक्ट्स को फंड प्रोवाइड कराएगा और हर एक को जो है वो 50 करोड़ के आसपास जो है वो मिलेगा। प्राइमरी एम जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि प्रमोट किया जा रहा है इंडिजनाइजेशन, कि भाई हमारे जितने भी डिफेंस के प्रोडक्ट है वो स्वदेशी बने, राइट, हम लोग इंपोर्ट ना करवाएं, राइट, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हम बढ़ाएं। तो ये तीन चीजों पर मेनली फोकस करते हुए हम जो है वो नई टेक्नोलॉजीज पर जो है वो काम करेंगे। डीआरडीओ का मेन एम यही है कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट ना कराए डिफेंस की टेक्नोलॉजी को, राइट, सिस्टम को, सब सिस्टम को, या कोई भी कंपोनेंट जिसकी आर्म फोर्सेस को आवश्यकता होती है, तो वो इंपोर्ट ना कराए, हमारी कंट्री के अंदर ही बनाए, हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हम आत्मनिर्भर बने, राइट, टेक्नोलॉजी के मामले में। फिर इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रिसर्च बढ़ाएं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरिया में, राइट। और इस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो फ्यूचरिस्टिक और डिसरप्टिव कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर को बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा आप, बस एक ये वाला फैक्ट कि ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं इस पर हमारी डिफेंस जो सेक्टर है वो काम करेगा। और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बोला है फ्यूचरिस्टिक एंड डिस्ट्रप्टिव। नेक्स्ट, हम फोकस कर रहे हैं स्वदेशी चीजें बनाने के ऊपर, फ्यूचरिस्टिक और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो टारगेट कर रहा है कि मोस्ट एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो है वो लाया जा सके हमारी तीनों सर्विसेज के लिए। फिर इसके अलावा डीआरडीओ का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, नाम से मेरा टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का फंड, जो मैनेज करेगा इन्वेस्टमेंट को इन प्रोजेक्ट के लिए और अलाउ करेगा कि अलग अलग तरीके से कोलैबोरेट हो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ, एमएसएमई के साथ, स्टार्टअप के साथ। मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए हर प्रोजेक्ट को दिया जाएगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। फिर डीआरडीओ जो है वो बेसिकली मार्केट और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से भी उनकी राय जो है वो लेगी, राइट, इन सब प्रोजेक्ट्स को जो है वो और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, सिलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट जो हम लोग को देखने को मिलेंगे उनको 90% तक जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट का जो है वो दे दिया जाएगा फंड, अलग अलग फेसेस में डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी। डीआरडीओ की डीप टेक इनिशिएटिव जो है ये बेसिकली कुछ सक्सेसफुल प्रोग्राम्स थे, जैसे कि यूएस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोग्राम था इसी प्रकार का टेक्नोलॉजी एडवांस करने का मिलिट्री यूज के लिए। इन सब प्रोग्राम को देखकर, इनकी सक्सेस को देखकर हमें ये दिमाग में आया और हमने इस चीज को जो है वो लॉन्च किया है। तो हमने, आप कह सकते हो कि दूसरी कंट्रीज के सक्सेसफुल स्कीम्स, पॉलिसीज को जो है वो देखकर हमें इंस्पिरेशन मिली और हमने फिर ये डीप टेक इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डीप टेक इनिशिएटिव अभी रिसेंटली न्यूज में था, वो क्या है? तो ये डीआरडीओ का एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम डिफेंस के एरिया में अपनी टेक्नोलॉजी को जो है वो एडवांस करेंगे, बूस्ट करेंगे। डीआरडीओ ने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं काफी सारे माइलस्टोन,
राइट? जैसे कि हमने अग्नि, पृथ्वी, इन सब मिसाइल्स को जो डेवलप किया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हुआ, एडवांस रडार सिस्टम हुआ, तो इससे हमने ऑलरेडी आत्मनिर्भरता जो है वो अचीव करी है सक्सेसफुली। अब इससे और भी टेक्नोलॉजी के एरियाज में भी हम सक्सेसफुली अचीव कर लेंगे। बट प्रॉब्लम कुछ चल रही है, जैसे कि कई बार प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाते हैं, राइट? कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजिकल गैप होता है, इम्पोर्ट डेफिशिएंसी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? बजट का भी कई बार इशू जो है वो आ जाता है, राइट? कई बार ऐसी चीजें होती है कि कोलैबोरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण अगेन डिले होता है। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसका सॉल्यूशन है कि भाई कोलैबोरेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, राइट? टाइम बाउंड में, मतलब समय निर्धारित करके उस टास्क को पूरा करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको बढ़ाना है, राइट? और स्मूथली फ्लो होना चाहिए, पूरे बजट का इस पर इंश्योर करना है, राइट? तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल अमेंडमेंट रूल्स 2024 के बारे में चर्चा करें, तो देखो यार, ये नया रूल का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है, ये नई नई वैक्सीन और मेडिसिन के, वो जल्दी से जल्दी फिनिश हो, राइट? क्योंकि जितनी जल्दी फिनिश होंगे उतनी जल्दी मार्केट में नई मेडिसिन, नई वैक्सीन जो है वो आ सकेंगी और लोगों का फायदा हो सकेगा। तो ये रूल जो है वो ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि एक फिक्स्ड रिन्यूएबल पीरियड होना चाहिए सीआरओ लाइसेंस का हर 5 साल में। रूल जो है वो फ्रेम किया गया है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के कंसल्टेशन के बाद। फिर ऐसे ही हमें श्याम जी कृष्णा वर्मा जी के बारे में एक टॉपिक देखने को मिल रहा है। श्याम जी कृष्णा वर्मा जी जो है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी से इंस्पायर हुए थे और तिलक जी से इंस्पायर हुए थे, और इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन के अंदर स्टैब्लिश करी थी यंग इंडियंस को इंस्पायर करने के लिए कि वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो है वो आगे बढ़े, क्रांतिकारी गतिविधियों में आगे बढ़े। ये पहले प्रेसिडेंट थे बॉम्बे आर्य समाज के, और वीर सावरकर जी पर गहरा प्रभाव जो है वो इनका पड़ा था। ठीक है। अब न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स अमेंडमेंट रूल्स 2024 से रिलेटेड एक टॉपिक है मेंस का। ट्राई करिएगा 150 वर्ड्स में इसका आंसर जो है वो लिखने की। तो चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। एंड आज नवमी है, सो माता जी आप सभी लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो, बस यही दुआ है। तो चलिए, और नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आप सभी लोगों को। अब मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।